सोचिए जरा, जब इलेक्शन जैसे डेमोक्रेसी के सबसे सीक्रेट प्रोसेस पर ही सवाल उठ जाए तो बात सिर्फ एक स्टेट या एक एक्सरसाइज की नहीं रहती, बात सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के कोर तक पहुंच जाती है। और इसी कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा स्टेप आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी SIR को लेकर। तो सवाल सीधा है कि क्या ECI का पावर इतना अनलिमिटेड है कि वो किसी भी स्टेट में अचानक से एक स्पेशल इंटेंसिव रिविजन करवा दे, और अगर करती है तो क्या उस पर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो चलिए पूरे मामले को आसानी से समझते हैं और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने क्या बड़ा फैसला लिया है। अब आज के दिन आर्ग्यूमेंट्स शुरू हुए एडवोकेट प्रशांत भूषण से। उन्होंने एक कोर प्रॉब्लम हाईलाइट की, बर्डन ऑफ प्रूफ। एडवोकेट भूषण ने कहा कि 2003 के SIR और आज के SIR में जमीन आसमान का फर्क है। आज जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है उसमें पूरा बर्डन वोटर के ऊपर डाल दिया गया है। उनके वर्ड्स में द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम दैट हैज अराइजन इन द प्रेजेंट SIR is because the onus has been placed entirely on the voter. They are being told first that they must fill up an enumeration form, failing which they will be excluded from the rolls and even from the draft electoral roll. Second, they are required to furnish certain documents and if those documents are not provided, they face exclusion. मतलब अगर आपने फॉर्म नहीं भरा या डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो आपका नाम सीधा लिस्ट से गायब हो सकता है। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में जहां वोट करना एक फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट है, वहां ये अप्रोच खुद में अलार्मिंग है। इसके बाद एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने इलेक्शन कमीशन के लीगल जस्टिफिकेशन पर सवाल उठाया। उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 और रूल्स के इंटरप्ले को एक्सप्लेन किया। उनका कहना था कि सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 डज नॉट अनशैकल द प्रोसेस फ्रॉम द रूल। द ओनली अनशैकलिंग इट परमिट्स इज फ्रॉम द टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिविजन। इट नोवेयर डिस्पेंसेस विद कंप्लायंस विद रूल 25 सबसेक्शन 2। मतलब ECI ये नहीं कह सकती कि क्योंकि ये स्पेशल रिविजन है इसलिए रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। अगर ECI खुद कह रही है कि एक्सरसाइज अब फ्रेश कंडक्ट हो रही है तो फिर रूल्स 4 से 23 तक सब अप्लाई होगा और ये रूल्स वोटर्स के प्रोटेक्शन के लिए बने हैं। सीनियर एडवोकेट श्रद्धान फरासत ने डिस्कशन को एक और सेंसिटिव डायरेक्शन में ले जाते हुए सिटीजनशिप का सवाल फिर से उठाया। उन्होंने कहा कि इन द एब्सेंस ऑफ अ रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स द क्वेश्चन दैट नेसेसरली अराइजेज इज हाउ डज एनी अथॉरिटी इंक्लूडिंग द इलेक्शन कमीशन गो अबाउट डिटरमाइनिंग सिटीजनशिप अज्यूमिंग इट सीक्स टू टेस्ट अ सिटीजनशिप एज अ रिक्वायरमेंट। यानी जब इंडिया में एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ही नहीं है तो ECI किस बेसिस पर सिटीजनशिप वेरीफाई कर रही है। सिटीजनशिप डिटरमाइन करना एग्जीक्यूटिव का काम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बिल्कुल नहीं। तो फिर SIR के थ्रू ये काम इनडायरेक्टली कैसे हो सकता है। अब सीनियर एडवोकेट PC सेन ने अर्जेंसी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ECI के अपने पब्लिकेशंस दिखाते हैं कि समरी रिविजन पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी, एडिशंस और डिलीशंस पहले ही एड्रेस हो चुके थे, फिर अचानक से इतनी जल्दी में एक इंटेंसिव रिविजन क्यों। उन्होंने कहा कि if deletions and corrections had already been carried out in the preceding period, what necessitated this sudden and hurried exercise? अब ये सवाल डायरेक्टली ECI के इंटेंट और रीजनिंग को चैलेंज करता है। एडवोकेट निजामुद्दीन पाशा ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट भी रेज किया। इंटेंसिव और समरी रिवीजन का कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल वोटर के लेवल पर अप्लाई नहीं होता। उनका कहना था कि एन एक्सरसाइज इज इंटेंसिव और समरी फॉर अ स्टेट, अ कॉन्स्टिट्यूएंसी और द कंट्री एज अ होल बट नॉट फॉर एन इंडिविजुअल वोटर। और उन्होंने ये भी ऐड किया कि ये कहना कि 2003 के बाद लोग बिना सब्सटेंशिएशन के वोटर लिस्ट में आ गए एविडेंस एक्ट के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, क्योंकि ऑफिशियल एक्ट्स को लॉफुल माना जाता है जब तक कॉन्ट्ररी प्रूव ना हो। वहीं एडवोकेट शाहरुख अलाम ने कहा कि बिना क्रेडिबल एलिगेशन के किसी का नाम प्रीलिमिनरी स्टेज पर ही स्ट्राइक ऑफ करना लॉ कंटेम्पलेट ही नहीं करता। उनके वर्ड्स में द थ्रेशहोल्ड इज देयरफॉर वेरी लिमिटेड। दिस इज अ फार क्राई फ्रॉम एनी इंडिपेंडेंट डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। What is being contemplated here is a much lower threshold confined to verification. It is not adjudication, it is not determination. उन्होंने और भी आगे जाकर कहा कि सिटीजनशिप का इशू सिर्फ लीगल नहीं होता, वो पॉलिटिकल और सोशल डिस्कोर्स से डीपली कनेक्टेड होता है। और जब पब्लिक फिगर्स और मिनिस्टर्स खुलेआम स्टेटमेंट्स देते हैं कि इस प्रोसेस का मिसयूज होगा तो कोर्ट को उस अब्यूज के रिस्क को भी ध्यान में रखना चाहिए। आखिर में सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल याद दिलाया। उन्होंने कहा कि एवरी पावर इज कपल्ड विद अ ड्यूटी। अगर इलेक्शन कमीशन अपने आप को प्लेनरी पावर्स का होल्डर मानता है तो उसके साथ एक ड्यूटी भी आती है, हर एलिजिबल सिटीजन को इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड करने की ड्यूटी। वोट करना सिटीजन का चॉइस हो सकता है, नोटा भी हो सकता है, लेकिन इलेक्टोरल रोल कंप्लीट बनाना ECI का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। और उनके हिसाब से जो मेथोडोलॉजी ECI ने अडॉप्ट की है वो फैसिलिटेटर की नहीं बल्कि गेट कीपर की लगती है। बाय क्रिएटिंग रोड ब्लॉक्स, बाय एक्सक्लूडिंग एक्सेप्टेड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स एंड बाय प्लेसिंग द बर्डन entirely on the individual, the election commission has abdicated its constitutional duty.
अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सारे हियरिंग्स आर्ग्यूमेंट सुने तो उसके बाद सीजे सूर्यकांत की बेंच ने डिसाइड किया कि इस केस में अब रिजर्व करने की जरूरत है जजमेंट को। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट रिजर्व कर लिया है तो सारे स्टेक होल्डर्स की नजर एक ही चीज पर टिकी है कि कोर्ट क्या फैसला लेगी। क्या एसआईआर का करंट फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या इलेक्शन कमीशन के पावर्स पर जुडिशियल लिमिट्स होंगी? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या वोटर को अपना राइट प्रूव करना पड़ेगा या स्टेट और इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी होगी कि वो हर एलिजिबल सिटीजन को इंक्लूड करे? ये फैसला सिर्फ एक लीगल जजमेंट नहीं होगा, ये डिसाइड करेगा कि डेमोक्रेसी में वोटर सेंटर में होगा या प्रोसेस। अब ये कहानी शुरू हुई है पिछले साल से, जब इलेक्शन कमीशन ने बिहार में एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कंडक्ट करने का डिसीजन लिया था। नॉर्मली इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन होता है, समरी रिवीजन, टाइम टू टाइम अपडेट्स, एडिशंस, डिलीशंस। लेकिन एसआईआर एक हैवी एक्सरसाइज होता है जिसमें वोटर्स को दोबारा वेरीफाई किया जाता है। बिहार में जब ये एक्सरसाइज शुरू हुआ तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल फेडरेशन फॉर इंडियन वुमेन जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया था। उनका कहना था कि जो प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है वो इलीगल है, आर्बिट्रेरी है और वोटर्स के राइट को सीरियसली इंपैक्ट करता है। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कोई स्टे नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन ने बिहार में एसआईआर प्रोसीड कर दिया था। फिर अक्टूबर 27, 2025 को ईसीआई ने एक और बड़ा स्टेप लिया था। बिहार तक बात लिमिटेड नहीं रही, एसआईआर को एक्सटेंड कर दिया गया मल्टीपल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज तक, जिसमें वेस्ट बंगाल, केरला और तमिलनाडु जैसे पॉलिटिकली सेंसिटिव और डेमोग्राफिकली कॉम्प्लेक्स स्टेट्स भी शामिल थे। इसके बाद पिटिशंस की लाइन लग गई। हर जगह से एक ही कंसर्न आ रहा था कि क्या ये एक्सरसाइज सच में वोटर्स लिस्ट को क्लीन करने के लिए है या फिर इससे लोगों को एक्सक्लूड करने का रिस्क ज्यादा है। इसी बैकड्रॉप में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बैच ऑफ पिटिशंस आई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने इन पर डिटेल में हियरिंग की। आज हियरिंग का कंक्लूजन हुआ है। कोर्ट ने कहा कि थैंक यू एवरीवन, जजमेंट रिजर्व। मतलब अब कोर्ट ने सारी आर्ग्यूमेंट सुन ली है और अब लिखित फैसला आएगा। इससे पहले भी कोर्ट ने अपनी कंसर्न क्लियरली दिखाई थी। जनवरी 19 को कोर्ट ने वेस्ट बंगाल में चल रही एसआईआर के कंटेक्स्ट में ईसीआई को कुछ डायरेक्शंस दिए थे और आज वही तरह के डायरेक्शंस तमिलनाडु के लिए भी इशू किए गए हैं। तो व्यूअर्स, इस मामले में सीजे सूर्यकांत का क्या फैसला हो सकता है हमें जल्द पता चलेगा, पर तब तक के लिए कीप फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग लॉ चक्र।